Hello everyone, welcome to EduChats. Today we'll discuss one of the important class on recent concerns in education. We'll discuss both environmental education as well as human rights education. इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे और क्या-क्या मेजर पॉइंट्स है वो कोशिश करेंगे वो सारे कवर करने के लिए ताकि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। देखिए एनवायरमेंट एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले। We very well we are very well versed with what is environment. Environment की क्या जरूरत है हमें पता है। ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, वी आर सराउंडेड बाय एनीथिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, जो भी हमारे चारों तरफ है। तो यूनेस्को के हिसाब से एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है, और एनवायरनमेंट एजुकेशन अगर लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बस हमारे एनवायरनमेंट के बारे में सबको एडुकेट अवेयर करना ही होता है एनवायरनमेंट एजुकेशन। जैसे कि यहाँ पे पहले देख लीजिए, एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स एनसर्कल और सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो भी है इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं और सराउंडिंग कहते हैं। यूनेस्को के हिसाब से एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट इंक्रीजेस पीपल knowledge and awareness about the environment and associated challenges, develop the necessary skills and expertise to address the challenges, and fosters attitude, motivation, commitments to make informed decisions and take responsible action. लंबा डेफिनेशन है, लेकिन कहा गया बहुत सिंपल चीज। क्या कहा गया यहाँ पे कि एनवायरमेंट एजुकेशन एक लर्निंग प्रोसेस होता है जहां पे लोगों का नॉलेज हो गया, अवेयरनेस हो गया, उनका एटीट्यूड हो गया, इसको हम डेवलप करते हैं। किसके लिए? फॉर द एनवायरमेंट एंड द challenges or the problems of environment, and they will develop among themselves some of the skills, some of the expertise, some of the knowledge regarding how to face the challenge and how to develop attitude, motivation and commitment towards टेकिंग रिस्पॉन्सिबल एक्शन टुवर्ड्स अवर एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमारा रोल रहना चाहिए, क्या हमारे पास स्किल होना चाहिए, और क्या क्या जरूरतें हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, हाउ वी कैन मेक सम चेंज। मतलब सभी कहते हैं ना कि हम अकेले करने से, पेड़ लगाने से, एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा। ऐसे अगर सब सोचेंगे कि क्या हो जाएगा तो कोई पेड़ नहीं लगाएगा। अगर आप डेली लगाओगे तो डेफिनेटली वन डे you will inspire others to plant a tree, and definitely if all of us will try to plant a single tree, then definitely it will boost the afforestation and it will decrease the the greenhouse gases or the effect of the other gases or the increase of GHGs। ठीक है, अब हो गया ये यूनेस्को के लिए। अब सिंपली अगर देखा जाए व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप अवेयरनेस, concern and knowledge of the environment and learn to use this understanding to preserve, conserve and utilize the environment in a sustainable manner for the benefit of present and future generation। आपने नेट पेपर वन में भी पढ़ा होगा एनवायरमेंट स्टडीज के बारे में। वहां पे आपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखे हैं, बहुत सारे मीट्स देखे हैं, बहुत सारे मतलब कि कन्वेंशंस हुए हैं एनवायरमेंट के ऊपर। मतलब इतना क्यों हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि द एनवायरमेंट इज नाउ डिग्रेडेड एंड यू नो वेरी वेल, बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, बिकॉज ऑफ द अनसाइक्लिक मैनर ऑफ वेदर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो द सीजन्स आर ऑकरिंग हाफजेडली। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हाफजेडली हो रहा है और कोई भी चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रेसिपिटेशंस नहीं हो रहे हैं, मतलब अनप्रेसिडेंटेड विंड्स एंड तूफान वगैरह आ रहे हैं, जो भी हो रहे हैं ये सब एनवायरनमेंट में, दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब बिगाड़ रहे हैं, हमें बहुत लोग तो बिगाड़ ही रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। मतलब मेनी पीपल आर अनअवेयर। ठीक है, तो अनअवेयर है इसलिए उन्हें नहीं पता है। अगर हम एडुकेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम एडुकेट करेंगे मतलब किताब और पेन पकड़ेंगे और उन्हें बताएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम डायरेक्टली एजुकेशन नहीं दे पाते, बट इट इज इनडायरेक्ट एजुकेशन। इफ किड सम ऑफ द किड इन द विलेज और यू मे से फ्रॉम फैमिली, अगर वो पढ़ने आता है, एनवायरमेंट एजुकेशन सीखता है, तो डेफिनेटली ही और शी विल ट्राई टू कन्वे द मैसेज टू देयर फैमिली एंड द फैमिली विल बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो इससे होगा एनवायरमेंट एजुकेशन। इसमें क्या होता है, पीपल डेवलप अवेयरनेस,
कंसर्न, नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज मिल जाता है एंड उसी अंडरस्टैंडिंग को यूज करके हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व, कंजर्व एंड यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी इन अ प्लान्ड मैनर फॉर आवर बेटर फ्यूचर। और इसको फ्यूचर के लिए अगर प्लान करते हैं, अभी से क्या कहते हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल मतलब जियो और खुद को जीने दो, लीव एंड लेट लिव अदर्स, मतलब खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास है, मैं सारा कुछ खर्चा कर दूंगा, पेट्रोल से पूरा नहा लूंगा, फिर अपने गाड़ी में जितना चाहे पेट्रोल भरवा लूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है आई विल हैव टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज माई फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल सा बात है कि अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वो भी एजुकेशन के थ्रू, जैसे कि आपको पता है एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, ठीक है, जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया टू डेवलप द सेंस ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स वेरियस प्रॉब्लम। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, अगर उसे अवेयर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो फिर बच्चा भी समझेगा। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेड़ पौधों को बहुत प्यार करते हैं, जानवरों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हर एक चीज को, मतलब कि यहाँ पे उनका अवेयरनेस बहुत अच्छा है, कल्चर अच्छा है। बर्थडेज में हम लोग क्या करते हैं कि केक काटते हैं, शैंपेन वगैरह उड़ाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है जो पेड़ लगाते हैं, बेटी पैदा होती है तो पेड़ लगाते हैं। ये एक अच्छा कल्चर है जिससे पता चलता है दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू हेल्प द स्टूडेंट इन रियलाइजिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, मतलब ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको यहाँ पे समझाया जाता है। टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट एनवायरनमेंट अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जाता है एनवायरनमेंट रिगार्डिंग। क्योंकि सभी, जैसे मैंने अभी कहा कि सभी अगर कहेंगे कि मेरा क्या लेना देना है, एक पेड़ लगा लगा लेने से क्या हो जाएगा, क्योंकि एक पेड़ से कुछ नहीं होगा, एक छोटे से पौधे से कुछ नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कराना है कि तुम करो, डू बाय योरसेल्फ, देन द वर्ल्ड विल फॉलो यू। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो सभी आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, टू डेवलप प्रॉपर स्किल रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन, यानी कि हम यहाँ पे उनके मतलब सारे स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर स्किल सिखाएंगे, कला सिखाएंगे, जिसके वजह से मतलब कि ऐसे होता है कि गार्डनिंग स्किल ये एक प्रकार का स्किल है, ताकि हम उसको यूटिलाइज करके अपने चारों तरफ, अपने स्कूल में, अपने घर पे, कहीं पे भी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, पेड़ पौधों का ध्यान रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। तो ये सारे स्किल भी उनको सिखाएंगे। नेक्स्ट, टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग प्रॉपर स्टेप टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों का प्रॉब्लम नहीं है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इसलिए कोई भी पॉलिथीन यूज कर रहा है, प्लास्टिक यूज कर रहा है, कहीं पे भी कुछ भी फेंक दे रहा है जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, रिसाइक्लेबल नहीं है, उससे हम ज्यादा यूज करते हैं, पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक है, जहां पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर कम मतलब गाड़ी में हो सकता है, लेकिन हम अपना खुद का व्हीकल लेके जाते हैं तो इससे ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। तो ये सब उन्हें बताएंगे और कैसे इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप ले सकते हैं वो भी उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट है टू डेवलप रिक्वायर्ड क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सो दैट दे वुड बी इंस्पायर्ड टू वर्क फॉर द सोल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स। उनमें क्यूरियोसिटी क्रिएट कराना है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उन्हें कह देंगे कि एनवायरमेंट ये है और एनवायरमेंट में हमने ये करना है वो करना है। अगर उन्हें बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो वो नहीं होता है एजुकेशन। मतलब कि एनवायरमेंट एजुकेशन में बच्चों में क्यूरियोसिटी आना चाहिए, टू लर्न बाय देमसेल्फ। हम एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए फैसिलिटेटर क्या काम करता है, वो बस सिचुएशन क्रिएट करता है, वो बस लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, बाकी स्टूडेंट अपने आप करता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एनवायरमेंट में आपको क्या करना है, यू मतलब कि एज ए स्टूडेंट आपको क्या कराना है, स्टूडेंट को क्या कराना है, you have to create curiosity among them, you have to create some kind of learning environment among them so that they will be learning the problems easily, they will be solving the problems easily, they will be thinking something in an innovative manner। वो सोचेंगे, जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम दे दो और आप ग्रुप कर दो, फिर उनको बोलो कि
क्या प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम की आपका कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, बच्चों के अंदर वो फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से उसको शुद्ध किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दे विल डेवलप सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, और कल को जाकर के वो एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सीधा चलेंगे स्कोप पर। स्कोप ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, देखिए स्कोप क्या है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो स्कोप में मतलब इस तरह से अगर देखा जाए, स्कोप में बहुत कुछ आएगा, मतलब कि बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशियो कल्चरल से भी ज्यादा बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनवायरमेंट एजुकेशन में हम कौन कौन सा चीज ऐड करते हैं, कौन कौन सा चीज हम यहाँ पे मतलब इसका दायरा है या फिर डिलिमिटेशन है, जहां जहां पे हम इसको पढ़ाते हैं, या फिर एनवायरमेंट एजुकेशन का जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल, और एक होता है सोशियो कल्चरल। तो बेसिकली ये होता क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एनवायरमेंट एजुकेशन में हम बायोलॉजिकल चीजों की बात करते हैं, यानी कि द ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन, एंड नॉट ओनली द यू नो मैन एंड इट्स एनवायरमेंट, बट द डिपेंडेंस ऑन मैन ऑन द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट ऑन द मैन। मतलब कि यहाँ पे दोनों का जो इंटरडिपेंडेंस है, बायोलॉजिकल आपने पढ़ा होगा, फूड साइकिल, फूड वेव, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़े हो कि नहीं हो। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब उसके साथ आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में आप लोग क्या पढ़ते हो, यस ईशान, फिजिकल एनवायरनमेंट में आप लोग क्या पढ़ते हो कि फिजिकल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग सराउंडिंग अस, यानी कि बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, फिर अपना खाना पीना, रहना, पहनना, जो भी है हमारे यहाँ पे फिजिकल ग्राउंड में होता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, सब कुछ आता है फिजिकल एनवायरनमेंट में। और फिजिकल एनवायरनमेंट में हम जो कुछ यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो भी कैसे कि आप लोग जो प्लास्टिक यूज करते हो, आप जो मतलब जो भी चीजें, मतलब घर पे एसी लगाते हो, फैन लगाते हो, रेफ्रिजरेटर लगाते हो, इससे भी एनवायरनमेंट में कोई ना कोई इफेक्ट आता है। तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे स्कोप क्या है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, फूड चेन, फूड वेब। उसके बाद आप पढ़ रहे हो डिपेंडेंस ऑन मैन ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का डिपेंडेंस ऑन मैन। तो ये सब आप डिस्कस करते हो। बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि आपने बहुत सारे एक्सटिंक्शन, रेड बुक का नाम सुने हो ना आप लोग, रेड बुक। व्हाट इज रेड बुक, बताइए मुझे, रेड बुक क्या होता है, रेड बुक क्या होता है बताइए मुझे। आपने ये पढ़ा होगा कि किस तरीके से, मतलब जो जानवर है, इंसान है, वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमने कल भी पढ़ा था, और कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए। तो दीज आर सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देन फिजिकल फैक्टर अभी मैंने कह दिया, और ये हो गया सोशियो कल्चरल। मतलब कुछ होते हैं कल्चर, किसी का कल्चर ऐसा है कि पेड़ बचाओ, पेड़ को पूजा करो, और कोई होता है कि पेड़ काट दो। कोई कहता है कि मतलब जमीन में अच्छे से खेती करेंगे, कोई कहता है कि जमीन पे हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, इमारत बनाएंगे, ठीक है। रेड बुक डाटा इज फॉर एंडेंजर्ड एनिमल प्रोटेक्शन एंड वेरी गुड रिस्क एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंट एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज, बहुत अच्छे, एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो रेड बुक वो होता है जो स्पीसीज, जो जानवर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, या तो वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एंडेंजर्ड एक होता है, और एक्सटिंक्ट होता है, और वल्नरेबल होता है, ठीक है। एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब जो अभी नहीं है, डोडो पक्षी, व्हाइट राइनोसेरस, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो यू मे से डायनासोर्स, ये सब नहीं है, अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे। इंडेंजर मतलब बहुत कम है, गिने चुने हैं जो खत्म हो जाएंगे, बहुत कम दिन में खत्म हो जाएंगे। बीच में बात हुआ था टाइगर की, टाइगर इन इंडिया, बेसिकली टाइगर इन इंडिया, वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे, हजारों में आ गए थे, इसलिए इंडेंजर्ड हो गए थे। वल्नरेबल मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन में धीरे 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 गिर रहे हैं, उनका नंबर धीरे धीरे गिर रहा है। तो एक्सटिंक्ट जो ये सब जो लिस्ट मैंने कहा, ये सब रेड बुक में आपको देखने को मिलता है, ये रेड बुक डेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गया। अब सोशियो कल्चरल क्या होता है, अभी मैंने कहा द सोसाइटी, जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो आदिवासी ट्राइबल लोग होते हैं, जो उसमें मतलब जंगल में रहते हैं। इनफैक्ट वो भी जंगल को प्रोटेक्ट ही करते हैं, लेकिन उनका भी कुछ
उनका जो जॉब या फिर आप उनका प्रोफेशन यही होता है कि जंगल से कुछ कलेक्ट करना, अगर वहां पे किसी का सामना हो जाता है तो फिर खुद को बचाना, ये सब होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टोटल सिनेरियो। इसलिए मैंने इसको सर्कल किया, क्योंकि बायोलॉजिकल, फिजिकल और सोशियो कल्चरल, ये तीनों तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर इन तीनों को अच्छे से नहीं समझा तो फिर एनवायरमेंट एजुकेशन समझने का कोई फायदा नहीं, और ये कंप्लीट भी नहीं होगा। इसलिए एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ते वक्त इन तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट एजुकेशन कैसे दिलाएंगे, हाउ टू प्रोवाइड एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड व्हाट इज एनवायरमेंट एजुकेशन, यानी एनवायरमेंट एजुकेशन में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, व्हाट आर द थिंग्स दैट विल प्रोवाइड अंडर एनवायरमेंट एजुकेशन। सो फर्स्ट इज नॉलेज एंड अवेयरनेस। सबसे पहले हम एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे एंड अवेयर करेंगे बच्चों को कि व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, व्हाट आर द एक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। और अभी पेटा आया था ना, पेटा पेटा आया था, पेटा। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, अवेयर कराएंगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज। बहुत सारे एक्टिविटीज में हम उन्हें पार्टिसिपेट कराएंगे, कहेंगे कि आप चलिए ट्रेकिंग पे, आप चलिए कहीं सुंदरबन चलते हैं घूमने के लिए, या फिर कोई रिजर्व चलते हैं, या तो कोई फॉरेस्ट जाते हैं, या तो आप कहीं भी नेशनल पार्क घूमने ले जा सकते हो। ठीक है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, मैंने अभी कहा ना कि इट इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट ओनली, यू कैन ऑल्सो विजिट सम ऑफ द रिवर्स, स्पेशली अगर यमुना अगर आप लेके जाओगे तो देखोगे कितना ज्यादा पोल्यूटेड है। तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड आप कोई भी एक्टिविटीज करा सकते हो। नेक्स्ट, एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो उनका जो एटीट्यूड है उस पर भी आप चेंज कर सकते हो। एटीट्यूड मतलब एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट को अगर हम बहुत सारे पिक्चर्स में आपने देखा होगा, मैं बस एक छोटा सा यहाँ पे रिप्लिका करने वाला हूँ कि यहाँ पे मतलब ये हंस रहा है, यहाँ पे आई मीन यहाँ पे रो रहा है, और यहाँ पे वो हंस रहा है। ठीक है। नहीं पता अच्छा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे हंस रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ होंगे और यहाँ पे सूखे पत्ते, यहाँ पे पेड़ होंगे, ठीक है, यहाँ पे पेड़ होंगे, चिड़िया होंगे, लेकिन यहाँ पे बस सूखे पत्ते होंगे। तो इस तरह से कोई करता है ना कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं। ठीक है। ऐसे फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं, यहाँ से धुआं निकलता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या रिपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उनका एटीट्यूड डेवलप करा रहे हैं कि इसको कितना दर्द हो रहा है, यहाँ से आंसू निकल रहा है। ठीक है। ठीक है, आंसू निकल रहा है, तो इससे हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे, वी डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कुछ एक्टिविटीज हम कराएंगे बच्चों के अंदर ताकि उनमें स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। जैसे कि हमें पता है कि तीन प्रकार के डस्टबिन होते हैं, आजकल तो तीन प्रकार के आ ही गए हैं। एक होता है वेट, एक होता है ड्राई, और एक होता है रिसाइक्लेबल यानी प्लास्टिक वगैरह। ठीक है। तीनों को कैसे अलग किया जाए उसका हम टेक्निक उन्हें बताएंगे, कैसे कर सकते हो, कैसे, हाउ टू डेवलप बायोडिग्रेडेबल, क्या करते हैं उसको, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसको कैसे चूज किया जा सकता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम उसमें स्किल एंड कैपेसिटी डेवलप करेंगे। उसके बाद फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप अभी मैंने कहा, बहुत सारे फील्ड को आप ट्रिप मतलब जा सकते हो, घूम सकते हो, फैक्ट्रीज में देख सकते हो कितना गंदा पानी जा रहा है, मतलब नाली के अंदर, उसके बाद नाली से जा रहा है मतलब कि नदी के अंदर, वहां से कैसे वो लोग यूज करते हैं, इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है। उन्हें फील्ड ट्रिप में ये सब दिखा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और हाँ, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यानी जो मतलब कि प्लास्टिक के बजाय हम कपड़ा, जो कपड़े का बैग होता है, या फिर कोई मतलब कोई उसका तोड़ निकालते हैं, यानी कोई अल्टरनेटिव निकालते हैं, उसी को कहते हैं आप प्रैक्टिस करो। डेली हम कोशिश करेंगे कम से कम, जितना कम हो सके उतना पॉलिथीन यूज करेंगे, और धीरे धीरे इसको जीरो कर देंगे। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल प्रैक्टिस, यानी हम बच्चों को कुछ इस तरीके के एक्टिविटीज, इस तरीके के जीने का तरीका सिखाएंगे जहां पे एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसको कह सकता हूं एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हम उन्हें सिखाएंगे। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन। और बहुत सारे ऐसे सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं, एनवायरमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। देखिए एनवायरमेंट में कितना ह्यूमिडिटी है, कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कितना गर्मी बढ़ रहा है, आप उसे कंपेयर करो, इवैल्यूएट करो, और उससे बच्चों को पता चल जाएगा कि ह्यूमन एक्शन से एनवायरमेंट में कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। लेवल यानी किस लेवल पे हम एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब पहला आता है फॉर्मल लेवल। फॉर्मल लेवल आई मीन या
तो फॉर्मल लेवल पे हम कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, फॉर्मल यानी जो किताबों में पढ़ाया जाता है, करिकुलम में होता है। टू इंक्लूड टॉपिक्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट इन करिकुलम। फॉर्मल लेवल पे हम क्या करते हैं, बच्चों के करिकुलम पे हम कुछ टॉपिक्स डाल देंगे एनवायरमेंट रिलेटेड और वो उसी को पढ़ेंगे। ये हो गया फॉर्मल थ्रू में हम कैसे फॉर्मल वे में पढ़ा सकते हैं एनवायरमेंट एजुकेशन। और क्या होता है, टू टीच द इफेक्ट्स ऑफ एफोरेस्टेशन, डिग्रेडेशन एटसेट्रा ऑन द एनवायरमेंट। एक तरफ एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाने से क्या सुविधाएं हो रहा है, और डिग्रेडेशन, अगर हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो क्या होता है, इसका इफेक्ट भी हम उसी में पढ़ा सकते हैं फॉर्मल में। अब इनफॉर्मल में, फॉर्मल में तो आप लोग अभी भी फॉर्मल में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका ये जो लर्निंग है ये इट इज फॉर्मल। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, ट्रिप्स और टूर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट और रिजर्व्स टू मेक देम अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। कभी कभार हम क्या करते हैं बच्चों को, चलो बच्चों अब हम घूमने चलते हैं, ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए हम जाएंगे सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल पे जो हमारा टाइगर रिजर्व है वहां पे जाएंगे, ठीक है। वहां पे हम फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, किस तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से जो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ना वाइल्ड एनिमल्स को हो रहा है, ना इंसानों को हो रहा है, ना ही पेड़ पौधों को हो रहा है। इससे क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट जो है वो कई गुना अच्छे से बढ़ सकेगा। और अगर मान लीजिए वही एनवायरनमेंट हर तरफ हम मेंटेन करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, एनिमल्स विल गेट देयर फ्रीडम एज वेल एज ह्यूमंस विल गेट देयर फ्रीडम, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस और कैंपेन टू अवेयर पीपल रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। कभी कभार देखते हो आप लोग प्लैकार्ड लेकर के बच्चे और कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं गली गली घूम के, या फिर मार्केट में, या तो फिर किसी एक स्लम में जाके अवेयर कराते हैं बच्चों को कि ये क्या है। वैसे ही हम लोग कैंपेन करेंगे बच्चों को लेकर के ट्राइबल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, जो लोग फॉरेस्ट पोचिंग करते हैं या फिर कोई लकड़ी काटते हैं, जो भी करते हैं हम उनको प्रोटेक्ट कराएंगे। वैसे कंपनीज के आगे, वैसे जो पॉलिथिन्स बनाते हैं उनके आगे हम लोग अवेयर करेंगे लोगों को कि इतना यूज मत किया करो क्योंकि ये सफोकेट कर देगा हमको, ठीक है। ये हो गया इनफॉर्मल। अब नॉन फॉर्मल में हम लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेशन विथ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि जब अभी आप लोग ने सुना होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। एमओयू क्या होता है, व्हाट इज एमओयू, एमओयू क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग वही एमओयू जैसा कोलैबोरेशन करेंगे दूसरे एनजीओज एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि कैसे हम लोग मिल करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। वेरी गुड स्वर्णा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रतिमा, ईशानी, वेरी गुड। तो मेमोरेंडम ऑफ, नहीं, एमओयू का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है ईशानी, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जैसे होता था कि बहुत सारे ट्रिटी ट्रिटी होता था ना, ट्रिटी ट्रिटी यानी कि कोई एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जहां पे दोनों यूनिवर्सिटीज मिल करके एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट पे दोनों अग्री करते हैं और साइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एमओयू, एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन मिल करके क्या करते हैं, किसी एक चीज पे अग्री करते हैं और वहीं पे वो जो स्टेटमेंट होता है उसका भी कोई वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी मतलब 2 साल 3 साल जो भी आपके हिसाब से होता है, फिर वो जाकर के लागू होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करना, यानी एमओयू साइन करना और उनके साथ काम करना मिल करके। नहीं, कोई होता है इको डेवलपमेंट कैंप। ଛାତ ଅଛି ହେଲେ ହଁ ସେଠି ପକେଇଛନ୍ତି। या तो क्या होता है इको डेवलपमेंट कैंप, मतलब कि हम लोग कुछ कैंप्स डेवलप करेंगे। मतलब कैंप करेंगे कैसे कि आपको पता है बहुत सारे इको डेवलपमेंट कैंप्स लगे हैं, बहुत सारे जगह पे लगे हैं अभी भी। तो आप वहां पे अपना नेचुरल एनवायरनमेंट जो है इसको आप देख सकते हो, हाउ टू डेवलप द एनवायरनमेंट, वहां पे आप इन्वॉल्व हो सकते हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रोवाइड करते हैं, आप उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो। ये हो गया लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब आते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। अब सभी चीजों पे कोई ना कोई दिक्कत तो है ही, प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है एनवायरमेंट एजुकेशन का, सबसे पहला है रिजिड स्पेशलाइजेशन। क्योंकि हमारे सिलेबस जो है वो रिजिड है, यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। बस ईवीएस के नाम से एक छोटा सा पेपर होता है, बस इसी को आप क्वालिफाई कर लो, वो भी 20 से 25 मार्क्स का, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो एनवायरमेंट एजुकेशन कुछ नहीं होता है, बस बच्चे
एक दिन पढ़ के एग्जाम दे के क्वालिफाई कर जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। कॉम्प्लेक्सिटी यानी जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा साइंस बच्चों के लिए उतना कॉम्प्लेक्स आर्ट्स बच्चों के लिए नहीं होता है, क्योंकि उन्हें केमिकल नॉलेज है, फिजिकल नॉलेज है, तो उनके बारे में उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी जब बन जाता है तो उनके लिए एनवायरमेंट मतलब जितने सारे गैसेस हैं, जितने सारे लिक्विड्स हैं, उनको अच्छे से पता है। ठीक है, तो मतलब कि उन्हें ये भी पता है हाउ हाउ द पॉलिस्टर इज मेड। ठीक है, ये सब पता होता है। लेकिन वहां पे क्या हो जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है बाकी बच्चों के लिए, तो इंटरडिसिप्लिनरी में ये प्रॉब्लम रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी का। नेक्स्ट होता है हाई पीपल टीचर रेशियो फॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। अब जहां पे 40 स्टूडेंट में एक टीचर रहेंगे, ठीक है, 40:1, 40 स्टूडेंट में एक टीचर रहेंगे, वहां पे क्या हम एक्टिविटीज कंडक्ट करा सकते हैं, फील्ड ट्रिप्स करा सकते हैं? एक टीचर नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से उन्हें गाइड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पॉसिटी ऑफ क्वालिफाइड ट्रेन्ड एनवायरमेंटल एडुकेटर, यानी कि यहाँ पे लैक ऑफ क्वालिफाइड ट्रेन्ड एनवायरमेंटल एडुकेटर, यहाँ पे एडुकेटर कम है एनवायरमेंट रिलेटेड। और उसके बाद आता है लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स एंड रेफरेंस मटेरियल। यहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गया, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हो गया। इक्विपमेंट यानी जो स्टडी करने जाते हैं, आपको पता होगा जो लोग एनवायरमेंट स्टडी करते हैं उनके पास कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स होता है। मटेरियल्स जैसे कि ग्राफ हो गया, पिक्चर हो गया, एटलास हो गया, मैप हो गया। ठीक है, रेफरेंस मटेरियल भी बहुत सारे होते हैं। ये सब नहीं होता है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जानने के लिए कहाँ कहाँ पे स्थित है, उसके लिए भी एक एनवायरमेंट का एक मैप होता है, एक डिवाइस होता है जहां से आप स्टडी कर सकते हो। या फिर आप यूं कह लीजिए कि एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी चीजें आप पढ़ना चाहो उसके लिए आपको जो डिवाइस चाहिए वो आपके पास नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे आपको पता ही तो है कि शॉर्टेज ऑफ दीज मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, यानी कि चेंज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग चेंज नहीं लाना चाहते हैं, जो जैसा है वैसा ही रखना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, अब चलते हैं ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पे। ह्यूमन राइट एजुकेशन देखिए, हमें पता है कि एक होता है ह्यूमन राइट, एक होता है फंडामेंटल राइट, लेकिन ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 1948 डिफाइंस ह्यूमन राइट क्या है। ह्यूमन राइट्स और राइट्स डिराइव्ड फ्रॉम द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। तो यहाँ पे एक ही वर्ड को हमें देखना है, वो है ह्यूमन पर्सन, यानी ह्यूमन अपने डिग्निटी को बचाए रखने के लिए जो अधिकार उसे मिलना चाहिए, उस अधिकार को ह्यूमन राइट कहा जाता है। यानी कि यू हैव द राइट टू मेंटेन योर डिग्निटी एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स व्हेन आर गारंटेड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, जब एक ह्यूमन राइट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है उसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, बिकॉज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट कंपलसरी होता है जब उसको लिखा जाता है। ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट नहीं होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट होता है जब उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। एज पर यूनाइटेड नेशंस डेकेड फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन 1995 टू 2004, ह्यूमन राइट, हमने ह्यूमन राइट पढ़ा, अब ह्यूमन राइट एजुकेशन क्या है इसके हिसाब से। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इज ट्रेनिंग, डिसेमिनेशन एंड इंफॉर्मेशन एफर्ट्स aimed at building of a universal culture of human rights through the imparting of knowledge and skills and the molding of attitude। ह्यूमन राइट एजुकेशन में हम ट्रेनिंग देते हैं, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे मतलब एक यूनिवर्सल कल्चर, यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिफॉर्म यानी सबके लिए सेम होता है। सेम क्या है, ह्यूमन, मतलब हमारे कल्चर, कलर, कास्ट सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वी आर वन कल्चर, दैट इज ह्यूमन। तो ह्यूमन कल्चर को हम यूनिवर्सल बनाएंगे थ्रू नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को बदल करके हम इसे एक अच्छा सा स्किल बनाएंगे, अच्छा सा एक यूनिवर्सल कल्चर बनाएंगे। ठीक है, ये होता है ह्यूमन राइट एजुकेशन। अगर सिंपली कहें, ह्यूमन राइट एजुकेशन इज ऑल लर्निंग दैट डेवलप्स द नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट। वो एजुकेशन होता है जहां पे हम नॉलेज, स्किल और वैल्यू डेवलप करते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन राइट्स के, ये क्या होता है, ह्यूमन राइट क्या होता है, बिकॉज हमें जानना चाहिए ना ह्यूमन राइट्स बेसिकली होता क्या है। दीज आर द राइट्स विच आर इनएलिएनेबल, ये आपसे कोई ले नहीं सकता है। ठीक है, दीज आर यूनिवर्सल, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। दीज आर इरिवोकेबल,
ये आप कभी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। दीज आर डायनेमिक, जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। इट इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये किसके साथ रिलेटेड है? डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। इट फुलफिल्स द पर्पस ऑफ लाइफ, और अगर ये मिल जाता है, डिग्निटी मिलता है, इट फुलफिल्स योर पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक, अब आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए, मतलब कि ह्यूमन राइट क्यों हम पढ़ाते हैं, या फिर ह्यूमन राइट एजुकेशन का क्या गोल है, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ये है टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने राइट्स के बारे में पता है, नहीं, मुझे मेरे राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और बाकी सभी इंडिविजुअल्स को भी कैसे रिस्पेक्ट करना है, उनका भी ह्यूमन राइट जो है उसको भी मुझे नजरअंदाज नहीं करना है। मतलब कि मेरे पास राइट्स हैं, तो मैं कहीं पे भी किसी को भी मतलब मारूं, पीटूं, गाली दूं, कोई भी चीज मैं कर सकूं, ये नहीं होता ह्यूमन राइट्स। मतलब कि अपना फ्रीडम मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन दूसरों को कोई डिस्टर्ब ना की। ठीक है, टू डेवलप द नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट, ये नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू डेवलप कराना भी यही लक्ष्य है। टू डेवलप द सोशियो साइकोलॉजिकल ह्यूमन पर्सनैलिटी, मतलब कैसे सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा पर्सनैलिटी बनाएंगे। To help people and policymakers to evolve ways and means to overcome the problems of each nation and that of international community। देश विदेश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो हम ह्यूमन राइट एजुकेशन में लोगों को, पॉलिसी मेकर को, सभी को एक जरिया बताते हैं, मतलब वो सिखाते हैं कि किस तरीके से जितने प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में चल रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में चल रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, टू फोस्टर अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, सभी एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को टॉलरेट करना, जेंडर इक्वालिटी, ये सब हम सिखाते हैं। टू डेवलप गुड इंटरनेशनल फ्रेंडशिप अमंग नेशन बाय एलिमिनेटिंग रेशियल, एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंस हमारे अंदर है उन सबको भूल करके हम अपने आप में सभी देश के अंदर एक दोस्ती निभाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के इनसे क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या कैटेगरीज है ह्यूमन राइट्स के? ह्यूमन राइट्स तो पता ही है ह्यूमन राइट्स है, लेकिन इनमें कुछ कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरीज क्लासिकल राइट्स। क्लासिकल मतलब पुराने वाला, मतलब ओल्ड मॉडल राइट्स होते हैं। दे हैव बीन डिफाइंड टू इंक्लूड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड जनरली रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग और एक्शन अफेक्टिंग द इंडिविजुअल। यानी कि क्लासिकल राइट वो होता है, कुछ सिविल राइट्स, कुछ पॉलिटिकल राइट्स होता है, जहां पे ये जो पावर होता है, पावर ऑफ द स्टेट, वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम लोगों के ऊपर क्या इंडिविजुअल एक्शन ले सकते हैं, या फिर स्टेट को, यानी कि मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई भी स्टेट हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कोलकाता हो, अपने मतलब वेस्ट बंगाल हो, अपने लोगों के ऊपर क्या एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स है, आप उसके ऊपर वो एक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई एक्शन ना ले जिसके वजह से कोई भी इंडिविजुअल का कोई भी राइट्स जो है वो वायलेट हो। ठीक है, अदरवाइज ही और शी विल गो टू द ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो ये है क्लासिक राइट्स। वो भी किस प्रकार का राइट, मैंने कहा सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब आता है फंडामेंटल और बेसिक राइट। दे इंक्लूड ऑल द राइट्स पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल डिग्निटी एज वेल एज टू देयर मटेरियल नीड्स। यानी कि यहाँ पे आपने, आपको तो पता ही है फंडामेंटल राइट्स हमारे भी हैं 6 प्रकार के। तो फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट क्या होता है? पैदा होते ही आपको जो राइट्स मिलते हैं, जिसके वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने डिग्निटी को आप मेंटेन कर सकते हो, जो मटेरियल नीड है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव और इंडिविजुअल नीड्स। कलेक्टिव, इंडिविजुअल नीड, कलेक्टिव तो होता है ग्रुप में, और इंडिविजुअल अपना खुद का राइट होता है। दिस इज स्पेशली सो व्हेन द एबिलिटी टू एक्सरसाइज राइट्स इज लिंक्ड टू मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। या तो आप अकेले अपना राइट क्लेम करते हो, या तो ग्रुप में। कुछ ग्रुप्स का होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी। माइनॉरिटी एक ग्रुप है। माइनॉरिटी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी। उन माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी कुछ राइट्स होता है। दे हैव देयर राइट्स टू एस्टेब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन, they have the right to preach their own preach their own religion or their own language, or they have independence of interlinking or writing the scripts in their own language। ठीक है, they have the right to have a language officer। ये सब हमारे राइट्स में है। तो ये होता है कलेक्टिव राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन राइट्स। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन में से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे? देखिए, फर्स्ट जनरेशन राइट्स क्या होते हैं? दीज आर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि फर्स्ट में हमने पढ़ा था। एंड द सेकेंड आर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। इन द रिसेंट ईयर एकेडमिक हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड जनरेशन। मतलब पहले दो ही जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन अबाउट सिविल पॉलिटिकल राइट, याद रखिएगा,
Civil rights and political rights are considered as first generation rights. सेकेंड जनरेशन राइट्स क्या होते हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। समझ में आ रहा है क्यों फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन? सिविल आपका खुद का पर्सनल होता है, पॉलिटिकल भी आपका खुद का होता है, लेकिन सोशल कलेक्टिव होता है, इकोनॉमिक कलेक्टिव होता है एंड कल्चरल कलेक्टिव होता है, ग्रुप में होता है ये सब, इसलिए ये सेकेंड जनरेशन है। और रिसेंटली कहा गया एक थर्ड जनरेशन भी है, विच आर सॉलिडारिटी राइट्स, फॉर एग्जाम्पल राइट टू पीस। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आप अकेले थे, खुद का राइट प्रोटेक्ट करते थे, सेकंड में आप ग्रुप का करते हो, आप अपने ग्रुप का करते हो, थर्ड में क्या आता है? राइट टू पीस, मतलब दुनिया में इंटरनेशनल राइट जिसको कहते हैं, मतलब आपका अधिकार है पीस पाने के लिए। राइट टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट खुद का नहीं, अपने सोसाइटी का नहीं, पूरे देश का। द राइट टू फूड एंड टू क्लीन एनवायरमेंट, ये भी है, ठीक है। मतलब कि आपने सुना होगा वो जो बहुत सारे यूएन में बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, वहां पे कहा जाता है कि यू डोंट हैव एनी राइट टू पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट, डिग्रेड आवर एनवायरनमेंट, वैसे ही होता है, ठीक है। एंड ह्यूमन राइट्स आर नेसेसरीली डायनेमिक, और ह्यूमन राइट डायनेमिक है, किसी पे भी आ सकता है, तो ह्यूमन राइट हमेशा डायनेमिक है, थ्री जनरेशन ऑफ राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी एक संस्था है जो देश दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएनएचआरसी, is an organization of UNGA, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, whose mission is to promote and protect human right around the world। ये ह्यूमन राइट्स को प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट करता है। यूएनएचआरसी कब बना था? 15 मार्च 2006 को बना था। 47 इलेक्टेड मेंबर्स इसके थे, 3 साल के लिए इनका टेन्योर होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जब मैंने डेफिनेशन कहा था तो ये सब यहीं से स्टार्ट हुआ था, यूडीएचआर से स्टार्ट हुआ था। ह्यूमन राइट्स का जो मतलब कि टर्म आया था, या फिर जो ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन आया है, या फिर ह्यूमन राइट्स अभी हम पढ़ रहे हैं जो भी है, ये सब इसी के वजह से है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आपको पता ही है, ये पेरिस में हुआ था यूडीएचआर। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 10th दिसंबर 1948। अब मुझे बताइए आप लोग, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो यूडीएचआर वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 10th December 1948 at UN General Assembly held at Paris, France। ठीक है, वेरी गुड प्रतिमा। 10th दिसंबर को ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसी दिन यूडीएचआर प्रोक्लेम किया गया था, यानी डिक्लेयर किया गया था। 10th दिसंबर को डिक्लेयर किया गया था, इसलिए 10th दिसंबर को रिमेम्बर करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए हम उसी दिन को ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छे। तो ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। और याद रखिएगा, इसी से सब कुछ बन के आएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपका सब कुछ यहीं से बन के आएगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स, इसमें 30 आर्टिकल्स है कवरिंग सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स अंडर द बेल्ट ऑफ ह्यूमन राइट। इसी के तहत आपके सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स हैं। अब इसमें 30 आर्टिकल्स हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके एग्जाम में शायद नहीं आएंगे जितना मुझे पता। Next, the Universal Declaration of Human Rights did not create any binding obligation for the member states of the United Nations। ये जो डिक्लेरेशन है, ये कभी भी किसी को ऑब्लिगेशन यानी कंपलसरी नहीं कहता है यूनाइटेड नेशन के स्टेट्स को कि इसे अप्लाई करना है, ठीक है। हाउएवर, इन्होंने दो चीजें ऐसे ट्रीटी साइन किए हैं। प्रपोज ट्रीटी वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट कन्वेनेंट्स, ठीक है। कन्वेनेंट्स का मतलब होता है वही ट्रीटी होता है जो मैंने कहा एमओयू वाला, ठीक है। कन्वेनेंट्स होता है, फर्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, ICESCR। दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, ठीक है, देखिएगा अच्छे से। फर्स्ट इज ICCPR। ये क्या है? इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 23 March 1976। Total 173 countries had signed this collaboration till 2019 and it consists of 53 articles। 173 कंट्रीज ने इस पे साइन किया था, कोलैबोरेट किया था 2019 तक। 53 आर्टिकल इसमें है। ICCPR क्या प्रोटेक्ट करता है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एटसेट्रा। पर्पस क्या है? To reorganize, recognize the dignity of each individual and give them civil and political right। Definitely ये civil और political right पे काम करता है, इसलिए लोगों को ये civil political rights प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है ICESCR।
इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ये कब फोर्स में आया था? केम इनटू फोर्स ऑन 3rd March 1976. As of 2019, it has 173 signatory countries, consist of 31 articles. ये मेजरली किसके साथ डील करता है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू हेल्थ, लेबर राइट्स एटसेट्रा। ठीक है, ये इस पे काम करता है। अब आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। यू ऑल नो वेरी वेल, बट मैं उसको बस एक रिकैप कर रहा हूँ। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 23-24। आर्टिकल 25 to 28 डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। देन होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 and 30। देन आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। और 32 को और क्या कहा जाता है, मुझे ये बताइएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे आते हैं। अब इंटरनेशनल बात हो गया, अब इंडिया पे आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बारे में बात करते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो the central government has constituted the NHRC or National Human Rights Commission to exercise powers and perform assigned functions regarding enforcement of human rights in India. इंडिया में ह्यूमन राइट्स को लागू करने के लिए एट द सेंट्रल लेवल, और उसको मतलब वो पावर दिया जाता है काम करने के लिए टू परफॉर्म फंक्शंस। उन्होंने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली ह्यूमन राइट्स को बनाने के लिए होम डिपार्टमेंट ने ये काम किया था। होम डिपार्टमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया था, होम डिपार्टमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया, एनएचआरसी को। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर में ये बना था। एनएचआरसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12th October 1993 अंडर पीएचआरए एक्ट। पीएचआरए मतलब अभी मैंने कहा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। It is in conformity with the Paris Meet of Protection of Human Rights Act endorsed by UNGA, यानी United Nations General Assembly, by its regulation number 48/134 of 28th December 1993। तो ये पेरिस मीट के बाद उसके हिसाब से बनाया गया यूएनजीए का जो रेगुलेशन है 48/134, 28 दिसंबर 1993 को हुआ था। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसे बनाया गया है। ठीक है, the headquarters of the commission is in New Delhi and the commission may establish offices at other places in India। प्रेजेंट चेयरपर्सन, हाँ ये याद रखिएगा, चेयरपर्सन इसके होते कौन है? चेयरपर्सन होते हैं इसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ, जो चीफ जस्टिस होते हैं या तो रिटायर्ड जजेस, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी वहीं के वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो रिटायर्ड जस्टिस हो, वो यहाँ पे बन सकते हैं चेयरपर्सन। तो प्रेजेंट चेयरपर्सन अभी कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। 2021 से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ही इज द 27th चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। फर्स्ट चेयरपर्सन, एनएचआरसी जब बनाया गया था 1993 में, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? वो एक उड़ीसा से थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्र, 1993 से 1996 तक। टेन्योर क्या है इनका? टेन्योर 3 साल का होता है एंड मैक्सिमम 70 इयर्स तक वो सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एनएचआरसी किस किस को लेकर के बनाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ एनएचआरसी, 13 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। एनएचआरसी कंप्राइजेस ऑफ 13 मेंबर्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, जब मैंने कहा, 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 7 डीम्ड मेंबर्स। ठीक है, the statute prescribe high qualification for appointing chairperson and members of the commission। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा एक चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर, 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट जो चेयरपर्सन होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। मेंबर जो होते हैं 1 मेंबर जो कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। 1 मेंबर हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। 3 मेंबर होते हैं टू बी अपॉइंटेड अमंग person having knowledge and practical experience in matter to human rights, one of whom shall be women। यानी कि यहाँ पे जिनको ह्यूमन राइट्स का नॉलेज है उनमें से 3 सिलेक्ट होंगे, उनमें से एक महिला रहेंगे। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड उसके बाद चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें मेंबर रहेंगे। और उसके अलावा एनएचआरसी में एक सेक्रेटरी जनरल रहेंगे जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम करेंगे टू एक्सरसाइज
such power and discharge function as may be delegated to him। ठीक है, ये है कॉम्पोजिशन। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं स्टेट में। हर एक स्टेट में अपना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, तो उसी तरीके से उड़ीसा में भी एक स्टेट कमीशन है, यानी OHRC है, उड़ीसा ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक है, और इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 21 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, PHRA एक्ट 1993, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा on 27th August 2000 constituted the Odisha Human Rights Commission to exercise power conferred upon to perform the function assigned to a state commission under chapter 5 of the act। यानी कि उस हिसाब से 1993 के PHR एक्ट के तहत इन्होंने 27 अगस्त 2000 को उड़ीसा में भी एक कमीशन उन्होंने बनाया। और जो OHRC है, इट इज सिचुएटेड एट तोशाली भवन, सेकंड फ्लोर, सत्यनगर, भुवनेश्वर। It inquires into complaints of violations of human rights. Its focus is to strengthen the extension of human right to all sections of society, in particular vulnerable group। अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो ये इस पे एक्शन लेता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, 2 वर्किंग मेंबर्स एंड ए सेक्रेटरी। यहाँ पे चेयरपर्सन है, 2 वर्किंग मेंबर है और एक सेक्रेटरी है। फर्स्ट चेयरपर्सन इसके थे जस्टिस DP महापात्र 2003 से 2007 तक। अब कौन है, रिसेंटली चेंज हुए हैं ये, जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी, जो कि 2023 से कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये 9th चेयरपर्सन है उड़ीसा ह्यूमन राइट्स कमीशन के। क्लियर? MCQ पे चले। वल्नरेबल ग्रुप कोई भी हो सकता है, वुमेन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दोज आर अंडर प्रिविलेज। ठीक है, SC ST ग्रुप से हो सकता है, बैकवर्ड क्लासेस से हो सकता है, वुमेन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए MCQ पे चले। UDHR वॉज प्रोक्लेम्ड ऑन, UDHR कब प्रोक्लेम किया गया था? 10th मार्च 1993, 10th दिसंबर 1948, 10th जुलाई 1948, 10th अप्रैल 1993। वेरी गुड जीता, वेरी गुड स्वर्णा, वेरी गुड ज्योत्सना, ईशानी, संगीता, सुब्रत, लिपक, बहुत अच्छे। कीप आंसरिंग। वेरी गुड प्रतिमा, ट्राई टू आंसर एवरीवन। जिनिस्मिता, वेरी गुड। सीधा ये क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। वेरी गुड हरप्रिया। तो चलिए, सही आंसर वही 10th दिसंबर 1948। मैंने एक चीज पूछा था, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। BR अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, ओके चलिए। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NHRC? NHRC के चेयरपर्सन को मतलब कौन मतलब कि कौन होते हैं? किसको हम चेयरपर्सन के तौर पे NHRC का अपॉइंट करते हैं? जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ चुका है। वेरी गुड। नो ज्योत्सना मई, चेक योर आंसर अगेन। इट इज नो जिनिस्मिता। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस जो होते हैं वही होते हैं चेयरपर्सन ऑफ NHRC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? कौन सा एक एनवायरमेंटल एजुकेशन का स्कोप नहीं है? बायोलॉजिकल, मोरल, सोशल, सोशियो कल्चरल, फिजिकल। वेरी गुड जिनिस्मिता, जीता, सुब्रत, ज्योत्सनामयी, संगीता, हरप्रिया, ईशानी, लिपक, बहुत अच्छे। सभी का सही आंसर आ चुका है। मोरल इज द राइट आंसर, मोरल स्कोप नहीं होता है। वेरी गुड प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ OHRC, उड़ीसा ह्यूमन राइट कमीशन के कौन है चेयरपर्सन? जस्टिस विजय पटेल, जस्टिस DP महापात्र, जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। वेरी गुड, सभी का सही आंसर हो चुका है। कोई मुझे बता सकता है शत्रुघ्न पुजारी से पहले कौन थे? इनसे पहले कौन था 2023 तक? कौन था? एनीबडी, एनी गेस? DP महापात्र फर्स्ट थे, रंगनाथ मिश्रा NHRC के फर्स्ट चेयरपर्सन थे। ठीक है, शत्रुघ्न पुजारी अब है, तो बचा कौन? विजय पटेल। ठीक है, विजय पटेल, विजय कृष्ण पटेल जो थे वो 2020 से 2023 तक थे OHRC के चेयरपर्सन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टोटल मेंबर्स ऑफ NHRC आर, टोटल मेंबर कितने हैं? 7, 10, 12, 13, कितने होते हैं? वेरी गुड जीता, ईशानी, कीप आंसरिंग। वेरी गुड ज्योत्सना मई,
वेरी गुड दीपक, सुब्रत, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा। 13th। ठीक है, 13 मेंबर्स होते हैं एनएचआरसी में। ठीक है, आई होप दिस क्लास वाज इफेक्टिव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू ऑल।